कल हमने बौद्ध साहित्यों के बारे में अध्ययन किया था। थेरी का था दीपवंश, महावंश, मिलिंद, कन्नौज, विस्तार, अशोक घोष। स्मृतियों के संदर्भ में वसुमित्र, मंजेश्वरी, मूलकल। जैन साहित्यों के बारे में भद्रबाहु चरित्र, अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों के संदर्भ में तमिल साहित्य के बारे में, खासकर अर्थशास्त्र, भाष, बेहद कथा, मृच्छकटिकम, अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, गार्गी संहिता, बुद्ध चरित्र वगैरह, रामचरित्र, कुमार चरित्र, राजतंगड़ी के बारे में विस्तार से बताया था। गुजरात के कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, अन्य साहित्यिक स्रोत। आज का विषय है विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के वर्णन। तुम लोग पहले जैसी आवाज की सेटिंग चाहते हो जिसमें कोई आवाज नहीं आती थी? अगर वैसी चाहते हो तो मैं कल वैसी कर दूंगा। तो बार बार ये आवाज आ रही है, वो आवाज आ रही है। घर है तो आवाज कुछ ना कुछ आएगी। ये मत किया करो। ये बार बार क्या जताना चाहते हो कि तुम जंगल में रहते हो? भारत में विदेशियों के विवरण मिलते हैं हिंदी यूनानियों के आने के बाद। यूनानी यात्री 3 प्रकार के हैं। सिकंदर से पहले स्काइलेक्स, हिकेटियस, मिलेट्स, टेसियस, हेरोडोटस। सिकंदर के साथ नियार्कस, आनिसेक्रेटस, अरिस्टोबुलस। सिकंदर के बाद मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायनोसियस, पेट्रोक्लीस, पोलिबियस। ये यात्री हैं। इसके अलावा अन्य भी यूनानी रोमन लेखक हैं, डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन, प्लूटार्क। इन लोगों की सूची यहाँ पे दी हुई है। ये प्रतिमा हेरोडोटस की है। चीन के भी बहुत सारे यात्री आए, फाहियान, सुंगयुंग, वेनसांग, वानसांग, इत्सिंग, मातवालिन, चाओजुकुआ। इसके अलावा अरब से भी मुस्लिम यात्री आए हैं बहुत सारे। सुलेमान, इब्न खुर्दाब, अल मसूदी, अबू ज़ईद, अल बिलादुई, अल बरूनी, अल इदरीस, इब्न हौकल, अल इस्तवारी। तो ये जो यात्रियों के नाम मैंने आपको बताए, इनकी शुरुआत होती है स्काइलेक्स। इनके संदर्भ में ये हेरोडोटस की है। ग्रीक में ये नाम भी लिखा है, हेरोडोटस। एक एक करके इनकी विशेषताओं की हम बात करेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अनअकैडमी के सेशन में आप सभी का स्वागत। ग्रीक है ये। भारत में विदेशियों के विवरण मिलते हैं हिंदी यूनानियों के आने के बाद। यूनानी यात्री 3 प्रकार के हैं। सिकंदर से पहले स्काइलेक्स, हिकेटियस, मिलेट्स, टेसियस, हेरोडोटस। सिकंदर के साथ नियार्कस, आनिसेक्रेटस, अरिस्टोबुलस। इसके अलावा अन्य भी यूनानी रोमन लेखक हैं, डियोडोरस।
ये प्रतिमा है अल इदरीस इब्न हौफ। यात्रियों के नाम में ये है। डेरियस प्रथम ईरानी शासक है, इसका यूनानी सेनापति है ये। तो ये भारत में सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने आया था। सिंधु प्रदेश यानी सप्तसेना प्रदेश। तो ये पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने सिंधु प्रदेश का भारत के विषय का वर्णन किया है। हेरोडोटस ने इसी के वर्णन का उल्लेख अपने इतिहास में किया है। हिकेटियस मिलेटस, इनका संबंध ग्रीस से है, ग्रीक है ये। इन्होंने भी एक किताब लिखी है प्लिनी की तरह, जियोग्राफी। और स्काइलेक्स की तरह ही ये भी सिंधु के बारे में, सिंधु प्रदेश के बारे में भौगोलिक जानकारी देते हैं। ये दोनों ही लेखक माने जाते हैं हेरोडेटस के पहले। और यूनानी स्रोतों में इस प्रकार 5th सेंचुरी बीसी में पहली बार भारत शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी भारत की जानकारी मिलती है। फिर तीसरे है टेसियस, ईरान के हैं, फारस के डॉक्टर थे ये। ईरान के राजा थे अरतागजीज। इसके डॉक्टर थे। भारत ये कभी नहीं आए, लेकिन भारत पर 2 किताबें इन्होंने लिखी, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक आपने मेगास्थनीज के बारे में सुनी होगी कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है, तो इन्होंने भी इंडिका लिखा है। और दूसरी इनकी किताब का नाम है पर्शिका। ये दोनों इनकी किताब टीसीएस की। पर्शिका पर्शिया के बारे में यानी फारस के बारे में, इंडिका भारत के बारे में। ईरान के अधिकारियों ने इसको बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा करके बताई हैं, वो इन्होंने इन किताबों में, इंडिका में लिखी है। लेकिन आजकल जैसे एक गाना चला ना, तेरा बाप, किस फिल्म का गाना है, सुना किसी ने? हेरोडोटस ये इतिहास का बाप है। इसकी किताब है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका से इतिहास को, एक गाना नहीं बोल रहा, तेरा बाप आया। मैंने अपनी वीडियो भी डाली है इंस्टा। 5th सेंचुरी बीसी में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन है। ये हिस्टोरिका के नाम पे ही हिस्ट्री पढ़ा है। वही है। तो हिस्टोरिका लिखने के स्रोत थे इनके ट्रेडर्स, जो भी व्यापारी आते थे, खुद भारत नहीं आए थे, जो भी व्यापारी आते थे उनके आधार पर लिखा है। लेकिन चूंकि व्यापारियों का ये विचार विमर्श इसकी बहुत ही प्रमाणिक नहीं माना जाता। हेरोडोटस बताता है कि भारत ईरान का ही भाग है। मेरी बॉडी अच्छी खासी। ये दिखता नहीं। सिकंदर के साथ आने वाले कुछ यूनानी यात्री हैं। अब सिकंदर भारत में आया था 326 से लेकर के 25 ईसा पूर्व। नहीं, मध्य प्रदेश हमारा वैसे ही रहेगा, मुझे अपने मध्य प्रदेश में नाज। ये निर्याकस जो था सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था। आने सिक्रेटस, इसने सिकंदर की बायोग्राफी लिखी है। एरिस्टोबुलस, इसकी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ वॉर। कहीं योगी आदित्यनाथ ने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया। गोरखपुर गांव है।
निरियाकस ने जो भी उद्धरण दिया है ये स्ट्रैबो और एरियन के विवरणों से इतने मिलते जुलते हैं कि लगता है ये उन्हीं से देख करके लिखा है, या इन्होंने उनसे देख करके लिखा निरियाकस। इवन प्लूटार्क ने भी अरिस्टोबुलस को कॉपी किया है। ये सब कॉपी कैट थे, खुद प्लेजरिज्म करते थे और हमको शिक्षा देते हैं। नियार्कस सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था, तो ऑनेसिक्रेटस सिकंदर के जहाजी बेड़े का नाविक था। इन दोनों में अंतर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं मेगास्थनीज के बारे में। ये सेल्यूकस निकेटर सीरिया का शासक है, उसका ये राजदूत एम्बेसडर। भारत में पहली बार पूरी दुनिया में, पूरे इतिहास में कोई राजदूत आया था तो ये मेगास्थनीज था। जब ये मेगास्थनीज आया तो कंधार में ये अपॉइंटेड था। कंधार से आया ये। कंधार को कहते थे आकोशिया। तो मेगास्थनीज की इंडिका तो खो गई है, लेकिन इसके उद्धरण मिलते हैं दूसरे लेखकों की रचनाओं में, जैसे स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन थियोडोरस। अब ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऐतिहासिक महत्व को, कहाँ कहाँ क्या है बात। ये है राकोशिया, वहां से आया था पाटलिपुत्र। एक और ऑथर आया है मेगास्थनीज के साथ, क्लाडियस एलियनस उसका नाम है। इसने ये लगभग 3rd सेंचुरी, 3rd CE में आया। ये रोम का विद्वान है। इसने जंतु विज्ञान पर अपनी किताब लिखी है, ऑन द पिक्यूलियरिटीज ऑफ एनिमल्स। यानी पशुओं की विचित्रताएं। दूसरी इसकी किताब है अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री। इसमें इसने भारत के बारे में वर्णन दिया है। नहीं, 6 PM पे हमने ली थी MCQ की क्लास। मेगास्थनीज ने भारत में सबसे पहले गन्ना उगते देखा और दंग रह गया वो। शायद उसने गन्ना पहली बार देखा था पूरी दुनिया में। और गन्ने से जब गुड़ बनते हुए देखा तो लिखा है कि बिना शहद की मक्खियों के यहाँ पे शहर बनता है। दूसरा आश्चर्यजनक फसल इसको लगा कपास। लिखता है कि कपड़े यहाँ पे खेतों में उगते हैं। मेगास्थनीज को उद्धृत करते हुए एक और ऑथर है डियोडोरस। इसने लिखा है कि भारत में चींटियों को काम पे लगाया जाता है, सोना खोदने वाली चींटियां पाई जाती है। खैर, मेगास्थनीज ने तुलनात्मक अध्ययन किया है भारत और यूनान का। इंडिका को बाकी और भी राइटर्स ने उद्धृत किया है, जैसे एराटोस्थनीज, टीसीएस, ओनेसिक्रेटस, डायमेकस। ये भी इंडिका को उल्लेखित करता है। लेकिन सब इंडिका के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन जो बातें लिखते हैं ना वो अलग लिखते हैं। कंफ्यूजिंग है।
बहुत सारे उपयोगी प्रश्न कुछ लोगों ने छोड़ दिए हैं, लेकिन प्रमाणिक विवरण किसका है ये समझ में नहीं आता। तो प्रमाणिक विवरण की जब हम तलाश करते हैं तो इन सारे विवरणों में इन्होंने जो लिखा है, डियोडोरस, स्ट्रैबो, ये सब गैर प्रमाणिक है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, ये इनकी अपेक्षाकृत ज्यादा वास्तविक। इवन इंडिका यूनिकॉर्न की बात करता है, एक सिंग वाले घोड़े, नदियों जितने बड़े सांप, ये सब बातें बहुत ही अविश्वसनीय लगती हैं। अगला है डायमेकस, सीरिया के राजा थे एंटियोकस फर्स्ट। ये उनका राजदूत है जो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर है डायमेसिस, ये भी बिंदुसार के दरबार में आया था, लेकिन मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस। द्वितीय का राजदूत पेट्रोक्लीस, शेल्युकस और एंटियोकस के पूर्वी प्रांत का पदाधिकारी था। पेट्रोक्लीस की किताब का नाम है पूर्वी देशों का भूगोल, जिसमें एक अध्याय इसने भारत को दिया है। तो इसके लिखे गए वर्णन की स्ट्रेबो और सिकंदरिया के लाइब्रेरी के हेड थे एरिस्थोलीज, इन दोनों ने बड़ी तारीफ की है। इसके बाद नंबर आता है पॉलीबियस का। ये भी यूनान का विद्वान है, पश्चिमोत्तर प्रांत में कुछ समय के लिए आया था, और इसने भी भूगोल के बारे में लिखा है। थियोडोरस, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, फर्स्ट BCE, और इसकी किताब का नाम है बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। स्ट्रैबो इनमें इंपॉर्टेंट है, इसने लिखी है जियोग्राफी, भारत और ईरान दोनों का संबंध, भूगोल, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, इनका भी उल्लेख करता है। स्ट्रैबो साफ साफ कहता है कि अभी तक जो भी ग्रीक लोग लिखे हैं भारत के बारे में, वो सब की सब बातें झूठ, क्योंकि वो जो देखता है उसमें इन बातों की पुष्टि नहीं होती। स्ट्रैबो कहता है कि सबसे बड़ा झूठा है, द बिगेस्ट लायर इज डाइमेकस। नंबर 1 पे झूठा ही है, और नंबर 2 पे नंबर आता है मेगास्थनीज का। और भी कहता है कि ओनेसिक्रिटस और निरियाकस जो लोग थे ना, इन लोगों की विवरण में थोड़ी बहुत सच्चाई है, लेकिन वो भी सहमते हुए, डरते हुए लिखे हैं। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका लैटिन लैंग्वेज में है, और ये इंसाइक्लोपीडिया है। विश्वकोश, विश्वकोश यानी किसी हर ज्ञान को उसमें शामिल कर लिया गया है, दुनिया में कोई ज्ञान बचा नहीं। 37 चैप्टर हैं। 6th चैप्टर में इंडिका से भारत के भूगोल के बारे में लिखा है इसमें, इंडिका के आधार पर। प्लिनी था वैसे इटली का निवासी, इटली यानी रोम। तो दुख व्यक्त करता है कि रोम जो है ना, वो भारत से व्यापार करके बर्बाद हो रहा है, और हर साल 10 करोड़ सिस्टर्स खर्च कर दे रहा है।
एक और है टॉलेमी। इस मौसम में मुझे एलर्जी होती रहती है नाकों में। टॉलेमी 150 ईस्वी का है। इसकी रचना है जियोग्राफी, ग्रीक लैंग्वेज में। जियोग्राफी बेसिकली 2nd सेंचुरी में भारत का भूगोल है। लेकिन इसने भारतीय उपमहाद्वीप का जो मानचित्र बनाया है ना, वो इम्प्योर, अशुद्ध है। भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्रों का विवरण दिया है इसने। सिंधु का उद्गम, गंगा का उद्गम, समुद्र, सिंधु घाटी, उसके पड़ोस में स्थित 41 शहर बस्तियां, इनका उल्लेख किया है इसने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक और रचना जिसके लेखक का नाम अज्ञात है। कौन सी रचना है? पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। एरिथियन सी का मतलब होता है रेड सी। पेरिप्लस का मतलब होता है समुद्री यात्रा, लाल सागर की समुद्री यात्रा। मैं सीक्वेंस में ही बता रहा हूँ ना। तो ये नाविक है यूनान का, नाम नहीं लिखा, और रहता था मिस्र में, और यूनानी भाषा में इसकी ये डायरी है। तो भैया ठीक है, ये थोड़ा ये यहाँ के पापी किसान पराली चलाते हैं, तो उससे मुझे छींके आनी शुरू हो जाती। मेरी तासीर तो शायराना। नाकों में कुछ 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 होता रहता है यहाँ पे। चलो, रिलीफ के चक्कर में तकलीफ बढ़ जाएगी। मैंने एंटी एलर्जी मेडिसिन ले ली अभी। क्यों, आपको जल्दी है नीता जी? लाइट है? कहाँ जाना है टिम्बकटू? च्यवनप्राश रोज खाता हूँ सुबह सुबह खाली पेट। 80 ईस्वी में भारत के बंदरगाहों की जानकारी इसमें दिया है इसने। न सिर्फ बंदरगाह, बल्कि भारत में कौन कौन सी व्यापारिक वस्तुएं थी जिनका आयात और निर्यात होता था। मैं बीमार कहाँ हूँ जी? 4 छींकियां की तो बीमार हो गया। तुम लोग क्या क्या बीमार डाल दो मुझे। तुम मृणमय हो तो सब कुछ चिन्ह में समझते हो। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी में वेस्ट से भारत में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, वेस्ट को भारत से जाती थी, इनकी पहली डिटेल लिस्ट मिलती है। खासकर वेस्ट क्या मतलब, उसमें रोम और चाइना, इन दो जगहों पे। चाइना से रेशम व्यापार था। तो बेसिकली ये जो किताब थी वो समुद्री व्यापार की गाइड थी।
इसके बाद आते हैं जस्टिन। ये भी रोम का प्राणी है। कोई बता सकता है जस्टिन की किताब का नाम क्या था? वेरी गुड, एपिटोम यानी सार संग्रह। इसने कहा है कि सिकंदर की मौत के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी। और इसका हीरो था सेंट्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आते हैं प्लूटार्क। इसने कहा है कि जब जवान था चंद्रगुप्त तो सिकंदर से मिला था, ये बात है। तो इनकी किताब का नाम है पैरेलल लाइन। लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर। एक और यूनानी राइटर है जिनका नाम है एरियन। 98 से 180 ईस्वी। ये भी यूनान के लेखक। इन्होंने 2 किताबें लिख मारी हैं। एक किताब का नाम है एनाबेसिस। एनाबेसिस का मतलब होता है सिकंदर का आक्रमण। और दूसरी किताब का नाम है इपिडिका। इपिडिका ने इंडिका है। तो ये मेगास्थनीज की इंडिका से इतनी मिलती जुलती है कि लोग सोचते हैं कि ये उसने ही लिखा है, क्योंकि इसने आधार मेगास्थनीज को ही बनाया है। इसके अलावा एक और ऑथर है कॉस्मोस। इसकी किताब का नाम है इंडिको प्लेस्टोज। टाइम पीरियड है 530 से लेकर के 50 एडी तक। ये मिस्र का मठाधीश था और यूनानी भिक्षु था। कॉस्मोस इंडिको प्लेस्टोज ये इनका नाम ही है, ये किताब का नाम है। किताब का नाम इसकी क्रिश्चियन टोपोग्राफी। ऑफ द यूनिवर्स। इसमें 6th सेंचुरी इंडिया की अर्थव्यवस्था की जानकारी है। भारत और श्रीलंका की इसने यात्रा की थी समुद्री मार्ग से, तो उसकी भी, उस यात्रा की भी जानकारी देता है। कासमास पहला यूनानी भिक्षु था जो भारत में आकर के बौद्ध बन गया था। तो ये लेखक है ग्रीक के। इसके बाद हम बात करेंगे चीन के लेखकों की। चीनी लेखक का क्रम शुरू होता है फाहियान से नहीं, फाहियान के बहुत पहले एक यात्री था 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में, उसका नाम था सुमा चीन। ये पहला चीनी लेखक माना जाता है जो भारत आए बिना भारत के विषय में लिखा है। इसके बाद फाहियान का नंबर आता है। फाहियान को फास्चैन भी कहते हैं। इसने बिना राजा का नाम लिखे पूरे साम्राज्य का वर्णन किया।
विनय पिटक की खोज में भारत आया था और इसकी यात्रा का विवरण है वो क्यों। 14 साल ये भारत में रहा है विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। तो इसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट कुछ था नहीं। मगध को देख करके इतना ये मंत्रमुग्ध हो गया था, 6 साल तक भारत में रहा, कि इसने लिखा है कि यदि मुझे बौद्ध के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहूंगा। अगले हैं शुंग युंग। शुंग युंग का टाइम है 518 ईस्वी। हाँ, ये मिहिरकुल के टाइम में भारत आया था। मिहिरकुल को कहता है ये ऐठा। मिहिरकुल की राजधानी ये बताता है गांधार। और कहता है कि ऐठा कश्मीर के शासक से युद्ध लड़ रहा है। पुरुषपुर की जानकारी देता है पेशावर। शुंगयुंग को चीन के राजा के द्वारा भारत भेजा गया था बौद्ध ग्रंथों के संकलन के लिए। इसके साथ साथ एक और बौद्ध विद्वान आया था, उसका नाम था हिवशंग। चीन में उसमें था वेई वंश। वेई वंश की रानी ने इन दोनों को भेजा था ग्रंथ संकलन के लिए। इसके बाद है वेनसांग। वेनसांग तो हर्षवर्धन के लिए विख्यात है। 16 साल तक ये भारत में रहा। छह सौ उनतीस से 645। और लगभग 5 या 6 साल तक नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया है। आगे 10 साल तक इसने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहता है। और किताब इसने लिखी सी यू की। इसका मतलब होता है महान तांग वंश में पश्चिम विश्व की यात्रा। इस सीयूकी में 138 देशों का इसने वर्णन किया है। इसीलिए इसे कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। शाक्य मुनि, महादेव, महायान देव, मोक्ष देव, ये सब इसके नाम है। इसका मित्र था फीली। फीली ने इसकी जीवनी लिखी है। ये कहता है कि भारत के हर प्रांत में ऐतिहासिक विवरण लिखने के लिए इतिहासकारों की नियुक्ति की जाती है। यह आया था, जिसको वीजा नहीं मिला था तो चोरी से। फिर नेक्स्ट आता है की यात्रा।
वांग श्वास। तो इसने 3 बार भारत की यात्रा की, 643 एडी से लेकर के 658 एडी तक। और इसकी किताब का नाम है जिंग तियान जहगुओ जिंगजो। इसका नाम आप लोग पहले सुने थे? इसी किताब का नाम। इसका अर्थ होता है मध्य भारत की यात्राओं का उल्लेख। अब इस टाइम पीरियड में मध्य भारत में कौन किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहार। अगले हैं इत सिंह। ये 7वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी में 10 सालों तक नालंदा महाविहार में रहे। अगले राइटर हैं हाई चाओ। ये भी चीन के यात्री थे। 727 ईस्वी में भारत आए। कश्मीर के शासक थे ललितादित्य मुक्तापीड़। और कन्नौज के शासक हैं यशोवर्मन। इनका इन्होंने वर्णन किया है। एक है धर्म स्वामी। तिब्बत के बौद्ध यात्री हैं। 13वीं सेंचुरी में भारत आए और 3 साल इन्होंने नालंदा में अध्ययन किया। तो ये थे चीन, तिब्बत, रोम, यूनान, मिस्र, इनके यात्री जो भारत आए। तो इसमें कुछ नए फैक्ट मिले आपको अथवा नहीं? अब क्यों डेट बढ़ेगी भाई? ऐसा ना बोलो। ये क्या भेजी है भाई? नाक में डालने वाली दवाई है ये?
तो दवाई लाए तब नहीं डालना है, अब रात में दवाई कहाँ मिलेगी? अरे चलो, ये टेम्पररी होता रहता है, दवाई के चक्कर में पड़ेंगे ना तो बिना उसके ठीक ही नहीं होगा। थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी करना चाहिए, हर चीज दवा के ऊपर डिपेंड नहीं करते। एक बार शरीर को दवा के चक्कर में डाले फिर उस चक्कर से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। ये कौन सा देश है? ये अरब, ये है फारस, ये है सीरिया, और ये है इराक। ठीक है सचिन। तो अरब और चूंकि इंडिया दोनों समुद्री मार्ग से जुड़े हुए हैं, और फारस के रास्ते ये थल मार्ग से भी जुड़े हुए हैं, दोनों मार्गों से। तो बहुत सारे मुस्लिम यात्री अरब से भारत आए। जैसे एक यात्री आया तावरी, 839, इसने मुख्यतः चालुक्य वंश के बारे में लिखा है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है अल रसूल वल मुलूक। इसका मतलब होता है विश्व इतिहास। ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताता है। पुलकेशिन द्वितीय को ये कहता है परमेश, क्योंकि उसने परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। इसके बारे में कहता है कि इसने 625 ईस्वी में अपना एक दूत मंडल फारस के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में भेजा। इसका चित्रण कहाँ पे है? अजंता की गुफाओं में। अजंता की किस गुफा संख्या में है? गुफा संख्या 1 में फारस के दूत मंडल को पुलकेशिन द्वितीय के सामने अपना परिचय प्रस्तुत करते हुए और स्वागत करते हुए दिखाया गया। तो ये जानना जरूरी है कि ताबरी ने इसका उल्लेख किया। इसकी अन्य भी किताबें मिलती हैं, जैसे एक किताब का नाम है मिली है तफसीर अफ ताबरी। दूसरी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट्स एंड किंग्स। ताबरी कभी भी भारत नहीं आया, वो ईरान से ही लिखता रहा। बिना भारत आए ही उसने विवरण दिया। इसके बाद अगला है सुलेमान। 9वीं शताब्दी में भारत आया, प्रतिहार पाल शासकों का प्रबंधन दिया।
तुमको महिलाओं के बारे में जानकारी देना मना किया गया है। सुलेमान के बारे में पूछ लो। तो इन्होंने कुछ निम्नलिखित टर्म दिए हैं सुलेमान ने। पाल शासक को ये कहता है रूमा, गुर्जर प्रतिहार को जजर, राजपूत शासक को बल्हार। अच्छी कौन लग रही? मान्यखेतु कहता है मंकीर। मीर भोजू कहता है कि मुसलमानों का घोर शत्रु है। और ये कहता है कि बल्लभराज संसार के 4 बड़े राज्यों में से एक है। बात तो तुम्हारी सही है। ये सुलेमान की वाइफ है। पहले वाले से तुम ही घायल हुए लग रहा है। इसकी किताब का नाम है सिलसिला उत्तवारीख। सती प्रथा का उल्लेख करता है। हिंद महासागर कहता है दरियाए हरगंद। दूसरे हैं इब्न खुर्दाब, अरब के भूगोलवेत्ता, 9वीं शताब्दी में है। किताबुल मसालिक उल ममालिक की किताब है। मार्गो राज्यों का विवरण। अच्छा, अब तो आदर्श उस फिल्म को इतनी बार देखेगा। थोर को झकझोर देगा। ये भारतीय समाज में 7 जातियों का वर्णन करता है। सबकफूरिया क्षत्रिय, कतरिया साधारण क्षत्रिय, ब्रह्म ब्राह्मण, बिसुरिया वैश्य, सुधारिया कृषक, शूद्र, शंडरिया चंडाल, लहूत खानाबदोश जाति। ये कहता है कि भारत में बूढ़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बगदाद के यात्री हैं अल मसूदी। इन्हें अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। यह प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के टाइम में भारत आए थे। इसकी किताब है मुरुजुज जहाब। तो इसने भी गुर्जर प्रतिहार राजा को अलजुज, पहले के प्रतिहार शासक मीर भोज को बौर और राजपूत शासक इंद्र तित्री को बल्लर कहा है। क्या गणित लगाए हो? इस हिसाब से अक्षय कुमार की बेबी में तुम्हारी पिटाई हो रही है। अल मसूदी विस्तृत विवरण देता है पान के बारे में। पान सभी लोग खाए होंगे। इनकी तो जरूर खाएगी। फिर आते हैं अल बिरादुरी। इनकी पुस्तक है कुतुब उल बुल्दान। तो इनके विवरण में लिखा हुआ है कि देवल स्मृति में जो शुद्धि आंदोलन की बात की गई है ना, वो सही है। डेरी लगाती हूँ मतलब दुकान है क्या तुम्हारे बस?
अबू जईद हसन, सिलसिला अल तारिक, चीन भारत यात्रा की तुलना। ये एक अजीब बात लिखते हैं कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी सती हो जाते हैं। अच्छा, उनके लिए लगाती है, वेरी गुड। अल इस्तखारी, अरब के भूगोलवेत्ता हैं। 10वीं शताब्दी में किताबुल अलकीम में वसाइल वल ममालिक, ये 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं। अलकीम में भारत का वर्णन दिया है 950 ईस्वी का। रंगीन मानचित्र का प्रयोग करने वाले ये पहले भूगोलवेत्ता हैं। ये मैप उन्हीं के बुक से लिया गया है जो आपको साइड में दिख रहा है। अल इदरिशी, ये भारत आ गए थे 11वीं शताब्दी में, नुहजुल मुस्ताक नाम की किताब लिखी और भारतीयों के चरित्र और न्याय प्रियता की इन्होंने प्रशंसा की है। भारतीयों द्वारा की जाने वाली वृक्ष पूजा और सूर्य पूजा का उल्लेख किया है। तो ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया मानचित्र है जो नीचे दिख रहा है। इस मानचित्र में इन्होंने सिर्फ अरब का नक्शा थोड़ा बहुत ठीक बनाया है, बाकी भारत का नक्शा तो बिल्कुल गलत बनाया है और श्रीलंका को तो बहुत बड़ा बनाया है। हाँ जी धोनी जी, करिए बात। इब्न हौकल, ये बगदाद का व्यापारी है और 443 में बगदाद से चलकर के यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम के विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसकी किताब है अस्काल उल बिलाद। सिंध का नक्शा तैयार किया इसने जो दिख रहा है। पहला अरब यात्री भूगोलवेत्ता था जिसने भारत की लंबाई और चौड़ाई बताने का प्रयास किया। कुछ और भी मुस्लिम लेखक हैं। मीर मोहम्मद मासूम, तारीख मासूमी, शेख अब्दुल हसन कामिल उल तारीख, अब्दुल हसन अली मोहम्मद मुजमल उल तारीख, मिनहाजुद्दीन सिराज तबकाते नासरी, अलबरूनी, इनको तो कौन नहीं जानता। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के कन्नौज जफियत के समय भारत आए थे। राज ज्योतिषी थे ये। इन्होंने राजनीतिक इतिहास कम लिखा है, सांस्कृतिक लिखा है ज्यादा। तहकीक तहकीक हिंद, किताबुल हिंद इनकी किताब अरबी भाषा में। गुप्त काल की प्रारंभिक तिथि का आकलन इन्हीं के द्वारा दिए गए विवरण से लगाया गया। गुप्त संवत की शुरुआत भी इन्हीं के माध्यम से क्लियर हुई। चचनामा, अबू बकर कूफी ने फारसी में अनुवाद किया। ताबरी के बारे में मैंने बताया ये भी थोड़ी देर पहले। मार्को पोलो, इटली का यात्री है जो 1292 ईस्वी में पांड्य शासक कुलशेखर मारवर्मन के समय में भारत आया। पुराने रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय। केरल के कायल बंदरगाह का नगर का उल्लेख किया है और वहां की समृद्धि देखकर के चकित रह गया था। इनकी यात्रा वृत्तांत अल मिलियन को मॉरिस कॉलिस संग्रहित किया है। इनको दुख है कि भारतीय बहुत सारा पैसा घोड़े पर खर्च करते हैं और रुद्रमा देवी के बारे में इसने लिखा है। माबर को बताता है, पांड्यों के माबर को मोतियों के लिए प्रसिद्ध। सेंट थॉमस चर्च, ये जो दिख रहा है इसका वर्णन करता है। ये भी लिखता है कि भारत की जलवायु घोड़ों के लिए अनुकूल नहीं है और बहुत सारा धन खर्च करके इनको आयात किया जाता है। अरे बाप, thank you so much Aditya and for this realization because my hard work is here
और यही चीज आप कॉपी कर लीजिए, जब लास्ट में आप करिएगा ना वो फीडबैक दीजिएगा, उसमें पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये मैसेज उनको भी जाएगा। ये कुछ अद्भुत बातें बताता है मार्को पोलो, जैसे कहता है कि लोग घरों को गोबर से लिपते हैं, मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन है, इस क्षेत्र में चावल और तिल पैदा होते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें होता है स्पेस। आप लोग जब क्लास ऑफ करते हो तो 2 अंगूठे आते होंगे ना, लाइक डिसलाइक, ऐसे आते हैं कि नहीं आते? लिमिटेड है तो लिमिटेड ही लिख दो। हाँ मैं पढ़ता हूँ कौन कौन लिखता है सबका, क्लास ऑफ होने के बाद मैं वही पढ़ता हूँ। मैलापुर में सेंट थॉमस गिरजे का वर्णन किया, जिस गिरजे को मैंने दिखाया। ये लिखता है कि प्राय सभी भारतीय, विशेषकर कायलपट्टनम के लोग तांबुल का सेवन करते हैं, पान, और हमेशा पान की पत्तियां मुंह में रखते हैं। अब विदेशी वृत्तांतों का महत्व क्या है, ये सारे विदेशी वृत्तांत लगभग उनकी क्या क्या विशेषताएं हमने पढ़ी। भारत का उल्लेख और व्यापारियों का खासकर उल्लेख, बौद्ध धर्म के ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला। बगदाद में एक एकेडमी की स्थापना हुई, खलीफा अल मामून ने की, बैत अल हिकमा। इसमें विज्ञान पर यूनानी, फारसी और संस्कृत भाषाओं में उपलब्ध ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवादित किया गया। बहुत सारे अरबी विद्वानों ने अपने निरपेक्ष दृष्टिकोण का परिचय दिया और ज्ञान का व्यापक आदान प्रदान हुआ। तो युद्धों का वृत्तांत वगैरह शब्द इसमें दिखता है। अब यूरोपीय यात्रियों के बारे में बात कर लें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सबसे बड़ी संस्था और पहली संस्था है। इसने एक पत्रिका प्रकाशित की, एशियाटिक रिसर्च, और पहली किताब इन्होंने जो अनुवादित की, अभिज्ञान शकुंतलम, उनका ये पेज शकुंतला यहाँ पे है। आदर्श ने इनके रास्ते में कांटे बिछाए थे, कांटा निकालने में। ये आदर्श जानवर बेबी के रूप में आया था, कांटा बिछा के भाग रहा है। ये बेचारी पीछे देख रही है, कोई कौन है। तो ये जो है, क्या नाम इनका, विलियम जोन्स, इनको इतनी भाषाएं आती थी। इब्रानी, फारसी, अरबी, चीनी, जर्मनी, तावली, फ्रेंच, स्पेनी, पुर्तगाली, संस्कृत। ये पॉलीग्लोट थे, बहुभाषाविद। इन्होंने ये बताया कि ये सेंड्रोकोटस और पॉलीब्रोथा, ये चंद्रगुप्त और पाटलिपुत्र के लिए कहा गया है। इन्हीं में चार्ल्स विल्किंस थे, ये जो परेशान है, इनकी भारत आते ही पहली मुलाकात हुई आदर्श। तो इन्होंने भगवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया, उसके बाद ये फोटो खींच लिया गया। तो इन्होंने गुप्त और कुटिल लिपियों को पढ़ने का सबसे पहला प्रयास किया और कंढेरी और एलिफेंटा गुफाओं का विवरण दिया सबसे पहले इन्होंने। जेम्स प्रिंसेप की ये फोटो है। ये प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि की व्याख्या करने वाले और शेख अभिलेखों को पढ़ने वाले थे पहले। अलेक्जेंडर कनिंघम का जो योगदान है वो पूरी दुनिया नहीं भुला सकती। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना तो की ही। ये इंजीनियर भी थे, लेकिन इतिहास में रुचि थी। इन्हीं की सहायता से एक नया सब्जेक्ट पैदा हुआ, इंडोलॉजी, और जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख इन्हीं की सहायता से पढ़े। और भी बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट लाइनें दी हुई हैं। कनिंघम की एक महत्वपूर्ण कृति है द बिल्सा टॉप्स, द स्तूप ऑफ भरत, और महाबोधि मेहराब पर विवाद। फर्ग्यूसन आर्कियोलॉजी इन इंडिया के लेखक थे। मार्टिमन व्हीलर, उत्खनन के बारे में विशेष रूप से दिया गया है। 2 प्रकार का उत्खनन होता था, क्षैतिज और लंबवत। इनमें क्या अंतर है और ये उत्खनन कैसे किया जाता है, ये पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। जो नहीं पढ़ोगे तो डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ लेना। और लास्ट में मैंने संकलित किया है ये पुरातत्व विज्ञान से संबंधित शब्दावलियां, कोरोग्राफी, क्रोनोलॉजी, किलियोमेट्रिक्स, केडियोलॉजी, डिप्लोमेटिक, एपिग्राफी, जीनियोलॉजी, न्यूस्मेथमेटिक, पैलियोग्राफी, फिलोलॉजी। तो इसको पढ़ने के बाद इतिहास में स्रोतों में खासकर कुछ भी बाकी आपका नहीं रहेगा। तो समय चूंकि समाप्त हो गया और 3 ही क्लास थे आपके, तो विशेषतः हमारा जो प्रयोजन था वो था सभी विदेशी यात्रियों, स्रोतों के बारे में विस्तार से डिस्कस कर लेना। उसको हमने डिस्कस कर लिया।
पीने से या गार्गल करने से? पूजा, हाँ सुबह आपकी यूट्यूब क्लास भी है। हाँ मैं अभी लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, सभी उसमें